नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। एम प्रोवाइड, इसमें प्रोविज़न में यह है कि अगर अंडर ये पर कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट है अंडर सेक्शन 17 टू क्लॉज 7। इसको हम देखते हैं एक बार। ये इसको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने से पहले एक इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूले के हिसाब से है, ये दे रखा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड फंड। अगर एक एम्प्लॉयर जो है किसी भी एम्प्लॉय के फंड में, स्पेसिफाइड फंड का यहाँ पे मतलब क्या है, स्पेसिफाइड फंड पहले बता दूँ। स्पेसिफाइड फंड के अंदर ये फंड्स जो स्पेसिफाइड फंड के अंदर माने जाते हैं वो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक द स्कीम रेफर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 80 CCD में, यानी कि NPS आ जाएगा। और आप अप्रूव सुपर एन्यूशन फंड। तो इसमें अगर एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरे साल में 7,50,000 से ज़्यादा होता है, 7,50,000 से ज़्यादा अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो अमाउंट जो होगा वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी एनी कंट्रीब्यूशन और एग्रीगेट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ SSC अंडर द स्पेसिफाइड फंड टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7,50,000 इज चार्जेबल टू टैक्स एज ए परक्यूज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेक्शन 17 टू क्लॉज 7 में दे रखा है कि एम्प्लॉयर अगर स्पेसिफाइड फंड में 7,50,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट पूरे ईयर में करता है तो जो अमाउंट वो 7,50,000 से ज़्यादा होगा, पूरा अमाउंट नहीं, जो अमाउंट 7,50,000 से ज़्यादा होगा वो अमाउंट ही आपका एज ए परक्यूजिट एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब पॉइंट है कि जो एक्सेस अमाउंट एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को के प्रोविडेंट फंड में या स्पेसिफाइड फंड में दिया वो 7,50,000 से ज़्यादा, तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी मिला होगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट डिविडेंड मिला 7,50,000 से ज़्यादा के अमाउंट पर वो भी टैक्सेबल होगा एज ए परक्यूजिट। और उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला भी रूल 3B में दे रखा है। रूल 3B में ये फार्मूला दे रखा है। ये फार्मूला क्या कहता है कि TP इज इक्वल टू PC अपॉन, ये फार्मूला एज इट इज़ है जो गवर्नमेंट उसमें रूल 3B में है। TP का मतलब है यहाँ पर टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A फॉर द करंट प्रीवियस ईयर। जो करंट प्रीवियस ईयर जिसके लिए हम उसकी टैक्सेबल अमाउंट या हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पीरियड में जो उसको टैक्सेबल परक्यूजिट कितना है अंडर सेक्शन 17 to 7A में। एग्रीगेट टैक्सेबल, ये प्रोविज़न स्टार्ट हुए थे 1 अप्रैल 2020 से। तो उसके बाद में जितना भी अमाउंट, यानी कि 7,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट आप अगर एक एम्प्लॉयर देता है और वो टैक्सेबल होगा एज अ परक्यूजिट, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हुए थे 1 अप्रैल 2020 से। तो उसके बाद से लेकर के करंट प्रीवियस ईयर तक जो अमाउंट एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड में एक एम्प्लॉयर जमा करा रहा है तो वो अमाउंट ऐड होता हुआ रहा है प्रीवियस ईयर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करंट प्रीवियस ईयर लेते हैं आपका 24-25 करंट प्रीवियस, तो 2021 से अगर वो अमाउंट 7,50,000 से ज़्यादा है तो 2023-24 तक वो अमाउंट जो 2021 से इस 2023-24 के प्रीवियस ईयर तक जितना अमाउंट है वो भी उसके फंड में 8% होगा और उस फंड पे भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। इसलिए वो अमाउंट को भी हम उसमें भी जितनी टैक्सेबल इनकम होगी उसको भी हमको कैलकुलेट करना होगा। तो TP तो यहाँ पर कौन सा होगा, वो होगा आपका ये वाला 24-25 में जो अमाउंट 7,50,000 से ज़्यादा, नहीं एक्सीडिंग 7,50,000 से ज़्यादा, ठीक है। इस अमाउंट के ऊपर जो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट बन रहा है वो कौन से करंट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2024 एंड 24-25, ये तो आपका करंट पीरियड।
2021 से लेकर के 23-24 तक का जो पीरियड होगा वो आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और वो अमाउंट में जितना अमाउंट आ रहा है और जितने इनकम उस पर आ रही है वो आपका TP1 कहलाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल पर्पज अंडर सेक्शन 17 to 7A फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 और सब्सिक्वेंट ईयर अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। यानी कि इस प्रीवियस ईयर से लेकर के आपका इस प्रीवियस ईयर तक जो भी टैक्सेबल परक्यूजिट होगा वो आपका TP1 कहलाएगा। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ, ये करंट प्रीवियस ईयर के अंदर यानी 2024 के पीरियड में जो उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है में TP तो है, TP आपकी क्या है, टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। PC होगा जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो आपका PC है। तो वो करंट प्रीवियस ईयर के अंदर 7,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वो आपका आ जाएगा PC में। और सिमिलरली जो PC1 के अंदर वो अमाउंट आएगा जो 2020 इस वाले पीरियड से लेकर के यहाँ तक जो अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने 7,50,000 से ज़्यादा, ये ध्यान रखना है कि 7,50,000 से ज़्यादा वाला अमाउंट ही यहाँ पे काउंट करना है, अदर अमाउंट नहीं। तो वो कहलाएगा PC1 आपका। R क्या है, R आपकी क्या है, R = I/FAV, ठीक है। I यहाँ पर क्या है, I है आपकी इनकम कौन सी है, इनकम है आपकी जो इस फंड के ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी मिला हो वो आपकी कहलाएगी I, है ना, ठीक है। और ये आपका PC1 बताया मैंने, ये आपके इंटरेस्ट हो गई। और F जो एवरेज है वो है एवरेज, कौन सा स्पेसिफाइड फंड के फर्स्ट डे पे और लास्ट डे पे उसका हमको एवरेज निकालना है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इस पॉइंट को हमको समझेंगे हम आगे इस प्रॉब्लम के हिसाब से। प्रॉब्लम 9 पर हम अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे बड़ा इजी है लेकिन अगर कंसेप्ट वैसे है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। M प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नो कंट्रीब्यूशन टू NPS। तो फॉर इजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चलते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन कैस में किया है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड में ही किया है और किसी और स्पेसिफाइड फंड का जो अदर फंड से अलाउड है ये एप्लीकेबल है वो NPS और सुपर एन्यूशन फंड है, उन दोनों में भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट अमाउंट क्या है कि बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को उस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था, वो था 40 लाख का। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो कंट्रीब्यूशन कितना किया, उसने 10 लाख रुपीज़ का किया। और इंटरेस्ट उस फंड पर जो उसको इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट अमाउंट था 4 लाख रुपीज़। सिमिलरली 1 अप्रैल 2023 को जो बैलेंस प्रोविडेंट फंड में था, किसके, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो बैलेंस था वो था 54 लाख। कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया यहाँ पे हम पॉइंट, तो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया वो पूरे प्रीवियस ईयर में वो था 12 लाख और इंटरेस्ट एक्रूड हुआ इसके ऊपर वो 5 लाख रुपीज़ और बैलेंस इन द एंड था वो था 71 लाख रुपीज़ का। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि अब हम उस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, हम इसको करते हैं 22-23 वाला पीरियड हमको दे रखा है, और एक हमको दे रखा है 23-24 का पीरियड रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या गया
कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद ध्यान रहे कि हमको क्या करना है। हमें इसकी टैक्सेबल परक्यूजिट निकालनी है, ठीक है, फॉर द करंट ईयर। तो टैक्सेबल परक्यूजिट क्या आएगी आपकी, PC/2 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस आपका है PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाइड बाई R, वेयर R इज इक्वल टू I अपॉन F, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ गया कि यहाँ पे हमको क्या चीज़ देखनी है, हमको पहले सबसे पहले निकालना है PC1। PC क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000। तो यहाँ पर आपका था 10 लाख रुपीज़, तो ये ज़्यादा हो गया 2,50,000। और इसमें मैं 12 लाख का हो गया आपका 4,50,000, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4,50,000। सेकंड पॉइंट हमको निकालना है इसका PC1। PC1 क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 7,50,000 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो एम्प्लॉयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में कौन से, प्रीवियस ईयर में आएंगे आपके फ्रॉम 2020 से 2021 से लेकर के प्रीवियस करंट एक्सक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास में अभी डेटा नहीं है, तो पॉइंट हम ये मानते हैं कि इसमें और इससे प्रीवियस ईयर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पे तो नील है, लेकिन इस प्रीवियस ईयर के लिए 7,50,000 का अमाउंट इस प्रीवियस ईयर में आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर में यानी 2022-23 वाले पीरियड में इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई उसमें 7,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। थर्ड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है TP1 क्या है, TP1 आपका है कि टैक्सेबल परक्यूजिट इन P1 है टैक्सेबल परक्यूजिट कब के, प्रीवियस ईयर्स के। प्रीवियस ईयर कहाँ से, आपके 2021 से आपका फ्रॉम ये आ जाएगा आपका फ्रॉम 2021 से। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि एक्सक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं था क्योंकि इससे पहले बैलेंस ही नहीं था, और तो उसमें उस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्सेबल परक्यूजिट बनी नहीं होगी। इस पर क्या होगी 23-24 वाले जो पीरियड है, उस 23-24 वाले पीरियड में जो टैक्सेबल परक्यूजिट होगी वो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, वही अमाउंट। नेक्स्ट आता है आपका, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, एक तो इनकम चाहिए। तो इनकम कितनी आ रही है, इनकम थी इसकी 4 लाख,
और इसी साथ में हम देख लेते हैं इसकी 5 लाख। ठीक है, तो इसकी इनकम आपकी आ गई यहाँ पे, कितनी इनकम है यहाँ पे, इसकी इनकम मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 लाख, और आपकी ये इनकम है आपकी 5 लाख। ठीक है, उसके बाद में आपका है एवरेज। ये फंड एवरेज है, फंड एवरेज हमको निकालना पड़ेगा। फंड एवरेज कितना निकलेगा वो हम देखते हैं। ये आपका आ जाएगा, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, फंड एवरेज जो हमको निकाल रहे हैं हम, ये 40 लाख प्लस आपका जो 1 अप्रैल को 2023 को जो बैलेंस था, वो एक्चुअली वो आप ले सकते हो कि मार्च 31 2023 को वही बैलेंस था, तो वो आपका हो गया 54 लाख ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये टोटल अमाउंट आपका हो गया 94 डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज आपका हो जाएगा, इसका आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 47। ये तो आपका कौन से पीरियड का है, 22 23 के। और अब हम देखते हैं 23 24 के पीरियड में क्या हो जाएगा आपका 54 लाख प्लस 71 लाख और डिवाइड बाई 2, तो ये आपका अमाउंट हो गया ये आ जाएगा आपका 62,50,000। ठीक है, हम यहाँ पर हम एक तो 47 लाख और तो आर अब आप हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आर के क्या हो जाएगा, आई अपॉन एफ के, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद में 0.0851, और इसको हम करेंगे तो आपको आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है टीपी यानी कि टैक्सेबल परक्यूजिट, और फार्मूला आपको पता है पी सी अपॉन 2 इंटू आर प्लस TP1 PC1 मल्टीप्लाइड बाई आर। इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2 लाख से ज़्यादा, वो 750 से ज़्यादा था, 7,50,000 से ज़्यादा, वो अमाउंट था आपका 2,50,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 0.0851। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आपका आ रहा है TP1 आपका कुछ था ही नहीं, इससे ये कौन से पीरियड के लिए कर रहे हैं हम, ये आपका ये हम कर रहे हैं 22-23 वाले पीरियड के लिए। ये अमाउंट ज़ीरो था, ये अमाउंट भी ज़ीरो, तो मल्टीप्लाइड 8 से करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 1,25,000 इंटू 0.0851, ये अमाउंट आज आपका आता है 10,06,60,000
सॉरी 10,637। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 10,637 ये आपका TP1 है। किसके लिए? ये तो TP हो गया आपका कौन से पीरियड के लिए, यानी टैक्सेबल परक्विजिट हो गया 20 to 23 के पीरियड के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लेकिन ये TP1 हो जाएगा किसके लिए? 23-24 के लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर आपको लिखना है 10,637। अब आपको कैलकुलेट करना है और टैक्सेबल परक्विजिट किसके लिए कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल परक्विजिट सेम फार्मूला लगाएंगे और ये हम करेंगे 23-24 पीरियड के लिए। यहाँ पर आपका जो अमाउंट ज़्यादा था 7 लाख, वो था 4,50,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, कितना आ रहा है इसमें 0.08, ये आ जाएगा आपका 0.08 प्लस इस केस में आपका PC1 और TP1 दोनों अमाउंट है। तो PC1 कितना है? जो प्रीवियस ईयर के में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था और प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल परक्विजिट थी। तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,50,000 प्लस 10,637 मल्टीप्लाइड बाई, इस पॉइंट को भी हम समझेंगे कि फार्मूला एक्चुअली क्या चीज़ कह रहा है। पहले हम इसको कर लेते हैं। ये आपका हो गया ये आपका 18,000 प्लस ये हो गया अमाउंट आएगा आपका 20,851। टोटल परक्विजिट जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट 23-24 के लिए आपकी हो जाएगी 18,000 प्लस 20,851। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 38,851। ये आपकी टैक्सेबल परक्विजिट है 23-24 के लिए। अब पॉइंट है कि इसमें हमको इसको समझना है कि एक्चुअली ये फार्मूला क्या कह रहा है। देखिए, जो PC है यानी कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7,50,000 से ज़्यादा है, उस अमाउंट पर जितनी भी आपकी इनकम हुई है, उस इनकम को ये फार्मूला क्या करता है? उस इनकम को यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो PCU है, ये PC है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ज़्यादा। उस अमाउंट को यहाँ पर हमने उस अमाउंट के ऊपर जो भी इनकम आई, उस इनकम को हमने क्या करा, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस प्रोपोर्शन में जो फंड का बैलेंस है। वो फंड के बैलेंस में जो अमाउंट उसका 7,50,000 से ज़्यादा है, उस अमाउंट पर जितना भी इनकम मिली है, उस इनकम को हमने इसमें कैलकुलेट किया है। तो पूरी इनकम को हमने प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? एक तो वो जो एग्जेम्प्टेड है, कितनी इनकम है एग्जेम्प्टेड है, 7,50,000 से पहले जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर वो भी एग्जेम्प्टेड है, और उसके ऊपर जो भी इनकम आई है वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो वो तो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं मानी गई। टैक्सेबल परक्विजिट क्या माना गया? जो 7,50,000 से ज़्यादा है और उस 7,50,000 से ज़्यादा जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है उस पर जो इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम हो चाहे डिविडेंड हो, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो वो इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? वो भी टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो आर की जगह हम वैल्यू रख दें I अपॉन FABG। अब FABG ये फंड का एवरेज वैल्यू क्यों निकाली? फंड के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को क्यों निकाला है? इसलिए निकाला क्योंकि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो एक साल में एकदम ईयर एंड में नहीं कर रहा या स्टार्टिंग में नहीं कर रहा, वो हर मंथ में वो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है और फंड में जमा करा रहा है। तो जो हमने उसमें अकाउंटिंग में भी हमने पढ़ा है कि जो इस तरीके का
में मंथली बेसिस पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज बेसिस पे उसको अमाउंट को एवरेज कर देते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेम किया गया, फंड का एवरेज कर लिया गया। अब उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आई टोटल, ये तो टोटल इनकम है फंड के, जहाँ पे हमने जैसे अभी क्वेश्चन में भी देखा कि ये इस फंड पे 40 लाख का जो फंड है, इस 40 लाख के फंड के ऊपर टोटल उसकी इनकम कितनी आ रही है, 4 लाख आ रही है। तो यहाँ पर इस फंड में कौन सी पॉइंट कौन सी कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड है, वो इन कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड है जो 7,50,000 से ज़्यादा है। तो हमको इस इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या करा, उस प्रोपोर्शन को भी अलग कर लिया और उसी को टैक्सेबल बनाया जो 7,50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, इस पॉइंट को समझा। अब पॉइंट ये आता है कि PC1 और TP1 में क्यों किया। PC1 में क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर में भी तो 7,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है वो फंड में इंक्लूड होगा। जैसे कि इस फंड में 54,000 का जो बैलेंस है, इस बैलेंस में प्रीवियस ईयर में जो 2,50,000 का एक्सेस अमाउंट था वो इसमें इंक्लूड है, और इस ईयर में जो 5 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट में उस 2,50,000 का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर में भी जो, और कौन से ईयर से काउंट हो रहा है, जिस ईयर से ये प्रोविज़न स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, वो था आपका अप्रैल 1, 2020। तो इसलिए उसके बाद में जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट अमाउंट अगर आ रहा है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट भी टैक्सेबल परक्यूजिट में माना जाएगा। इसीलिए हमने क्या करा, एक तो करंट ईयर का हमने खा लिया, करंट ईयर का तो हमने यहाँ लिया, और उससे प्रीवियस ईयर का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और उसको किस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया, हमने उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जो प्रोपोर्शन 7,50,000 से ज़्यादा था। सिर्फ उसी पोर्शन को हमने टैक्सेबल परक्यूजिट माना है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये टैक्सेबल परक्यूजिट कैलकुलेट करता है उस अमाउंट के ऊपर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7,50,000 से ज़्यादा। तो ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है, लेकिन एग्ज़ाम में किसी भी समय, किसी भी टाइम, अभी तक आया नहीं तो कभी भी आ सकता है, और वैसे बड़ा इजी है। सिर्फ समझने वाली, कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके इसको समझ के करते हो तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर एक्सीडिंग कितना 7.5 लाख। तो ये 2,50,000 था 22-23 में, और 23-24 में 4,50,000 था। फिर प्रीवियस ईयर में कहाँ से, प्रीवियस ईयर 2021 के प्रीवियस ईयर में एक्सक्लूडिंग करंट पीरियड था, क्योंकि करंट प्रीवियस ईयर को तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसलिए उस 2021 से लेकर के प्रीवियस ईयर तक जो कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन इसमें तो नील है, इसमें क्या था, प्रीवियस ईयर में 2,50,000 था। एग्रीगेट TP1 क्या आया आपका, एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट फ्रॉम 2021 एक्सक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर में, इसमें कुछ था ही नहीं, ये अज्यूम करना है। हम अज्यूमशन में लिख सकते हैं कि ये, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये हमने कैलकुलेट करा है नीचे, तो ये अमाउंट उस कैलकुलेशन से आएगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एटसेट्रा, ये आपकी 4 लाख थी, इसमें 5 लाख। ठीक है, और एवरेज बैलेंस हमने निकाला था वो था 47 लाख, और इसमें आया था 62,50,000। तो आपका आर कितना निकल गया, I/F एवरेज, और फंड एवरेज आपका यहाँ इसमें आया 0.851, और इसमें आता है आपका 0.8। तो इस बेस पर यहाँ पे जो टैक्सेबल परक्यूजिट थी, वो टैक्सेबल परक्यूजिट आपकी आ गई 10,637, और आपकी आ गई यहाँ पे 38,850। तो ये प्रॉब्लम प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड।